यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता का ये श्लोक जब श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे होते हैं तो वो बताते हैं कि जब जब धर्म को हानि होगी, धर्म का नुकसान होगा समाज में, तो श्री कृष्ण आगे आएंगे और प्रोटेक्ट करेंगे धर्म को, उसकी रक्षा करेंगे। आप ये देखिए, महात्मा गांधी ने जब एक वाक्य ऐसा बोला कि धर्मविहीन राजनीति में धर्म का एक बहुत बड़ा रोल है, तो अलग अलग तरीके से उसकी इंटरप्रिटेशन हुई, उसको मिसकॉन्स्ट्रू किया गया। मिसकॉन्स्ट्रू इस तरीके से किया गया, आप ये देखिए कि धर्म की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, वो अलग अलग फेज में इंटरप्रेट होती रही है, समाज में अलग अलग काल में वो इंटरप्रेट होती रही है। धर्म को देखें तो उसके 4 स्वरूप निकलते हैं। धर्म एक होता है ड्यूटीफुल, और एक होता है जो एक अलौकिक समाज होता है जिसमें आप बियॉन्ड वर्ल्डली थिंग्स को सोचते हैं। जब आप समाधि ले लेते हैं, आपका धर्म का मतलब बदल जाता है। जब आप कर्तव्य की तरह लेते हैं तो आप ड्यूटीफुल होते हैं। भारत के संविधान का जो मूल स्वरूप है, जो उसकी स्पिरिचुअल स्पिरिट है, उसको आप आगे बढ़ाते हैं। और धर्म को एक पंथ की तरह, एक सेक्टेरियन समाज की तरह भी इंटरप्रेट किया जाता है। धर्म की अलग अलग डेफिनेशंस रही हैं, पर हमें यह जानना होगा कि धर्म का असल मतलब, जो एक स्टैंडर्ड मतलब होना चाहिए सोसाइटी के लिए, कंसीडरिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की जो स्पिरिट है उसको मद्देनजर रखते हुए धर्म का क्या इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, उस पर आज हम बात करेंगे। आप ये देखिए कि मनुस्मृति का एक बहुत बड़ा रोल रहा और काफ़ी प्रोटेस्ट में भी रही मनुस्मृति। मनुस्मृति में मानव को कैसे होना चाहिए, उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए, ये बताई गई हैं। जैसे क्रोध में नहीं होना चाहिए इंसान को, जो उसका मस्तिष्क है, मस्तिष्क से पूरा यूज लेना चाहिए इंसान को, शांति बनाए रखनी चाहिए और अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना चाहिए। तो मनुस्मृति में जब ये इंटरप्रिटेशन हम देखते हैं, आप उसकी और डेप्थ में जब जाएंगे तो आपको ये मिलेगा, धर्म का कट्टरपंथी या फिर कम्युनलिज्म से कोई मतलब नहीं है। धर्म की विचारधारा हर तबके के लिए अलग होती है, पर क्योंकि हमारा समाज एक बेसिक लॉ से, बेसिक डॉक्यूमेंट से गवर्न होता है, तो हमें ज़रूरत है भारत के संविधान को इस तरह इंटरप्रेट किया जाए जो उसकी मूल भावना है धर्म को लेके, उसी को लेके हम आर्टिकल 25 आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है उसामा मुबारक, आपका स्वागत है लॉ कम्युनिकेट्स में। तो हम देखते हैं आर्टिकल 25 क्या कहता है। दोस्तों, ये देखिए कि जब मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बात होती है तो हमारा समाज बटा हुआ नज़र आता है, पर जब हम एक पॉजिटिव लाइट में इन चीज़ों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, एक बैलेंस समाज होने के लिए, उसको एक इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, एक पैरेलल समाज होने के लिए जब ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। और भारत की, स्पेशली भारत की जब बात करें, जो खूबसूरती है उसकी सोशल फैब्रिक है। 22 नेशनली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज हमारे भारत में है। 10 तरीके के रिलीजन है, कुछ रिकॉग्नाइज्ड हैं, कुछ नहीं है। जैसे हमारे हिंदूज़ हैं, उसमें बौद्ध धर्म है, सिख है, जैनिज़्म है, और हमारी माइनॉरिटीज़ में सिख हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं। तो आप ये देखिए, जब अपने हक की लड़ाई की बात आती है तो हम ये देखते हैं कि माइनॉरिटी अपना राइट एजर्ट करती है कि ये कहकर कि हम माइनॉरिटी में हैं, और जो मेजॉरिटी है वो ये कहती है कि हम इस कंट्री को एट लार्ज रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों, आर्टिकल 25 में ये समझना पड़ेगा कि उसके क्लॉजेस में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किस मैसेज को डिलीवर करने की कोशिश की है। आर्टिकल 25 में अगर हम देखें तो 2 टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप हमेशा दिमाग में रखिए, क्योंकि जब हम जुडिशरी एग्जाम की बात करेंगे तो पीटी में जब क्वेश्चन उठता है तो इन 2 टर्म से ज़रूर उठता है। मेंस में जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो इन 2 टर्म्स की एनालॉजी आपको लिखनी पड़ेगी, और वो 2 टर्म्स ये हैं, एक तो है कॉन्शियंस और एक है कन्वर्जन। आर्टिकल 25 क्लॉज 1 के अंदर अब जब आप देखेंगे तो हमें धर्म की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और जब हम ये कहते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन है तो किस तरह का फ्रीडम है, आप इसे प्रैक्टिकलिटी से कनेक्ट करके देखिए। मैं एक मुस्लिम हूँ, मैं माइनॉरिटी से बिलोंग करता हूँ। जब मैं मस्जिद में, मॉस्क में नमाज़ पढ़ने जाता हूँ, मुझे कैसे नमाज़ पढ़नी है, मॉस्क के अंदर वहाँ का जो कमेटी है, जो उसके इंटरनल लॉज को या इंटरनल रूल्स को रेगुलेट करती है, उस पे फ्रीडम है रिलीजन का। मुझे कैसे नमाज़ पढ़नी है वो इंटरनल कमेटी डिसाइड करेगी, और जो कुरान के वर्सेस हैं वो इंटरनल कमेटी उसको इंटरप्रेट करेगी
फिर उसके अकॉर्डिंग हमें नमाज़ पढ़नी होगी। सिमिलरली आप हिंदूज़ में भी देखें, जब मंदिर में हम जाते हैं और अपनी प्रेयर्स ऑफर करते हैं तो उसमें स्टेट का एज सच कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। हालांकि टाइम टू टाइम बहुत केसेस ऐसे भी आए हैं जहां पर पिटिशनर्स ने अपने फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हुए, वायलेशन जब हुआ फंडामेंटल राइट्स का, तो सिटीजन ने साइड किया कि जो आर्टिकल 25 है उसके चलते ही मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। ये देखते हैं फंडामेंटल राइट्स वायलेशन होता कैसे है। आप ये देखिए, आर्टिकल 25 की जब हम बात करते हैं, सोसाइटी का हमारी इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जितने भी हमारे मजिस्ट्रेट हैं, डिवीज़न के लोग हैं, उनको बहुत डिसाइसिव होना पड़ता है टाइम टाइम पे। जब आपने देखा कि राम मंदिर का जब ये वर्डिक्ट आई तो एक साथ आपने देखा होगा न्यूज़ में कैसे दिखाते हैं कि एक साथ चौकसी बढ़ जाती है और एकदम सिक्योरिटी बढ़ जाती है उन स्टेट्स में जहाँ पे वल्नरेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, एक ऐसा समाज जहाँ पे एक खूबसूरत एस्पेक्ट भी है कि इतने सारे धर्म के लोग, इतने सारे लैंग्वेज के लोग एक साथ रहते हैं, एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये भी है कि उसमें पोलराइजेशन होता हुआ दिखता है। पर यहाँ पर हमें ये जानने की ज़रूरत है कि धर्म हमारे लिए क्या होना चाहिए, एक भारत के नागरिक के लिए धर्म क्या होना चाहिए, और इसी रेफरेंस में हम आर्टिकल 25 को समझेंगे। आप ये देखिए कि जब प्लेटफॉर्म पे ट्रेन गुजरती है, मैं एक मुस्लिम हूँ, मैंने आमतौर पे ये देखा है कि कुछ लोग मुसल्ला बिछाकर, जो एक मैट होती है जिस पर नमाज ऑफर करते हैं खड़े होकर, उसको बिछा लेते हैं और पब्लिक प्लेस पे ही नमाज ऑफर करने लगते हैं। अब एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में मैं ट्रस्ट करता हूँ, बिलीव रखता हूँ, उसकी एक मूल भावना को मैं समझता हूँ। तो एज अ सिटीज़न मुझे वो गलत लगता है, इसलिए नहीं कि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या सेट से लोग ऐसा कर रहे हैं। मुझे ये लगता है पब्लिक प्लेस पे जो ईजमेंटरी राइट है, जो हमारा राइट ऑफ वे है, वो सबको अवेलेबल है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, कोई भी हो, ऑब्वियसली वो सबको अवेलेबल है। तो किसी एक पर्टिकुलर सेक्ट कोई अपना फ्रीडम ऑफ रिलीजन इस तरह से प्रैक्टिस कर रहा है, इस तरह से प्रोपेगेट कर रहा है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब आप पब्लिक प्लेस पर नमाज ऑफर करेंगे तो आने जाने वाले लोगों का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगा, तो ऐसा हमें नहीं करना है। दूसरी जगह आप देखें कि बहुत जगह ये होता है कि कुछ लोग और भी रिलीजन के जैसे झांकियाँ निकलती हैं, हाँ, किसी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए झांकियाँ निकलती हैं, तो काफ़ी जब जाम लग जाता है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। मैं हर रिलीजन की बात कर रहा हूँ, हर सेक्ट में ऐसा होता दिखता है हमें। और पब्लिक ऑर्डर जब इस तरह से वायलेट होता है तो आर्टिकल 25 के ही अंदर उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, जिनको हमने पहले भी पढ़ा था आर्टिकल 19 में, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, और जो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर एक उनकी जिम्मेदारी तय करते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, कि जब भी सिटीजन्स अपना फंडामेंटल राइट एक्सीड करेंगे, उसका मिसयूज करेंगे, यानी कि अपने मूल अधिकारों को हनन करेंगे, तो उन पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा जाएगा जिससे पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहे और हमारा समाज हर रेफरेंस में स्मूथली चल पाए। तो दोस्तों, आप ये देखिए कि आर्टिकल 25 में ये लिख दिया गया कि स्टेट के पास ये पावर होगी जब भी पॉलिटिकल या फिर सेकुलर या फिर इकोनॉमिकल कोई भी एस्पेक्ट रिलीजन से लेकर रेगुलेट करना होगा, तो स्टेट पे पावर है कि वो अपनी विधानसभा के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर वो कानून बना सकें और एक रिलीजन को रेगुलेट किया जा सके जब उनके वेलफेयर की बात हो। स्पेशली ये ध्यान रखना है इसमें, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जब भी किसी रिलीजन के वेलफेयर की बात होती है, क्योंकि हमारी भारत सरकार, राज्य सरकारें कभी रिलीजन या माइनॉरिटीज़ के लिए कोई कानून बनाती हैं तो ये ध्यान में रखती हैं कि उस तबके का हर आदमी को, एवरी सिटीजन ऑफ दैट सेक्ट शैल बी बेनिफिटेड, फ़ायदा पहुँचे। कानून का यही पर्पज़ होता है। तो अब जब ये कानून बनते हैं तो उनका ज़मीनी हकीकत तब पता लगती है जब ग्रीवांस सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। जब मैंने ग्रीवांस बोला, इसका मतलब है कि लोगों के दुख या लोगों के कानून से रिलीफ एड्रेस नहीं हो पाते, तो उसको ग्रीवांस बोलते हैं। आप ये देखिए, स्टेट में, यूपी में ही लव जिहाद का एक ऑर्डिनेंस पास होने की प्रोसेस में है, और गवर्नमेंट ये सोच के उस लव जिहाद ऑर्डिनेंस को ला रही है कि जो एक कन्वर्जन वाली जो एक प्रथा है, कि ये एक समझ लीजिए कि एक थ्योरी है जिसमें ये बिलीव करते हैं जो मुस्लिम सेक्ट से लोग होते हैं, जो थोड़े बैकवर्ड क्लास से होते हैं, उनको राइट्स नहीं पता होते, उनको एक मोरालिटी नहीं पता होती, तो वो कन्वर्ट करने के लिए दूसरे सेट के लड़कियां वुमेन को मजबूर करते हैं। तो उस पर रोक लगाने के लिए वो कानून लाया जा रहा है। ये सही भी है। आप कॉन्स्टिट्यूशन की एक मूलभूत भावना देखें तो ये सही भी है।
मैं एक मोमडन हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बिलीव करता हूँ तो मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा भाई जिसका जो रिलीजन है उसका फंडामेंटल राइट है, वो एक नेचुरल राइट है। द मोमेंट यू टेक बर्थ ऑन दिस अर्थ द फंडामेंटल राइट्स गेट्स इनहेरिटेड इन योर पर्सनैलिटी टिल यू डाई। तो कहने का मकसद है जब आप जन्म लेते हैं तो नेचुरली आपकी बर्थ के होने पर ही आपको फंडामेंटल राइट्स आपको मिल जाते हैं। तो आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते ना, आप किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये जो कन्वर्जन एक टर्म है ये वहां से आई है। और एक वर्ड एक्सप्रेसली आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है, वो है कॉन्शियंस। आप ये देखिए, जब 16 दिसंबर का जो गैंग रेप हुआ था उसमें हमारी सोसाइटी की कॉन्शियंस हिल गई थी। तो ये वर्ड बड़ा चला था न्यूज़ में, कॉन्शियंस। कॉन्शियंस का मतलब होता है कि मोरली क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है। अब मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ कोई भी रिलीजन, क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ। मैं हिंदू भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, पर करूँगा कैसे ये मुझे ध्यान रखना है। मैं इस तरीके से करूँगा कि अब जैसे गायत्री मंत्र है, मैं मोमडन हूँ, सुबह में जैसे मेरी आँख खुलती है, फजर का टाइम होता है, हम नमाज़ पढ़ने उठते हैं, तो कहीं से आसपास या दोस्तों से भी हम मिलते हैं, हम जाते हैं, तो वो रिसाइट कर रहे होते हैं गायत्री मंत्र को। ओम भू भुव स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हुई है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद रिलीजन और कंजर्वेटिज्म, बट मुझे एक अच्छी फीलिंग आती है। तो जब मैं ये सब चीज़ें सुनता हूँ तो मुझे क्या दिक्कत है, मैं उसको मन में भी ग्रहण कर सकता हूँ और मैं मान भी सकता हूँ, उसको प्रैक्टिस भी कर सकता हूँ। पर ये ज़रूरी नहीं है किसी रिलीजन को प्रैक्टिस या प्रोपेगेट करने के लिए कि मुझे कन्वर्ट होना ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी आर्टिकल 25 में ये कॉन्शियंस वर्ड लिखा हुआ है कि आपके कॉन्शियंस है कि आप उसको अडॉप्ट कर लें मन से। आप क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर लें, आप कोई ज़ोरोस्ट्रियनिज्म एक माइनॉरिटी रिलीजन है वो अडॉप्ट कर लें, आप माने बिल्कुल, कोई आपको नहीं रोकेगा। बट अगर आप कन्वर्ट करना चाहेंगे, किसी को कंपेल करेंगे, तो वो गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट के खिलाफ है। तो दोस्तों आप ये देखिए, सिख रिलीजन में उनके पास कुछ 5 चीज़ें होती हैं, जैसे कृपान होता है, केश, कंघा, कड़ा, कच्छा, ये सब चीज़ें होती हैं। और वो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 25 के एक्सप्रेशन 1 में लिख दिया गया। किसी और रिलीजन की में लोग क्या कैरी कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, किसी और रिलीजन के बारे में नहीं लिखा। पर सिखिज्म के बारे में ये इसलिए लिख दिया गया क्योंकि उनके रिलीजन में है, उनके कस्टम्स इस तरह के हैं, उनकी जो सेक्रीफाइस रहे हैं उनके गुरुओं के, वो इतने बड़े रहे हैं, तो उनको इग्नोर नहीं कर सकते, उनको डिनाई नहीं किया जा सकता। तो जैसे कोई सिख एयरपोर्ट पे जाता है, हाँ, या फिर कोई मतलब हमारा जो टेरिटरी है उसको छोड़ता है, तो वहाँ पे वो लोग अपना पग नहीं उतार सकते, वो उनके रिलीजन में है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ने भी ये रिकॉग्नाइज किया कि वो ऐसा नहीं कर सकते, और एक कृपान अपने पास रखते हैं, एक छोटी कह सकते हैं एक तलवार की तरह, वो उनके रिलीजन में है। और आप ये देखिएगा कि जब भी सड़क पे जब भी मैं गया, तो कभी कभी ऐसा हुआ कि मैं लेट हो गया घर पहुंचते हुए, मुझे भूख लगी, तो मैंने देखा कि लंगर चल रहा था। जो वाहिगुरु का लंगर है वो हमेशा पेट भरने का काम करता है, वो मैंने भी महसूस किया। तो काफ़ी सब लोग बड़े सिविलाइज्ड होते हैं, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भी ये रिकॉग्नाइज किया कि जब लोग सभ्य हैं समाज में, तो उनको चाहिए कि वो इसी तरह से एक दूसरे से विचार विमर्श करें, अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें दूसरों को दें, और हमारा एक स्टेबल समाज बन सके। तो हम बात कर रहे थे एक्सप्लेनेशन 1 की, कि कृपान रखने का और ये सब 5 चीज़ें जो मैंने बताई रखने का अधिकार, ये फंडामेंटल राइट है, ये समझना होगा, फंडामेंटल राइट है। एक्सप्लेनेशन 2 में फंडामेंटल आर्टिकल 25 में ये दिया हुआ है कि आप ये देखिए कि जो हमारा आर्टिकल 25 है वो 8 या 10 लाइन की बात नहीं है, ये आर्टिकल है सोशल फैब्रिक के बारे में। जब हम देखते हैं कि अपनी हिस्ट्री को, जो जीएस वाला पार्ट है उसमें, जैसे मैंने कहा भी, महात्मा गांधी ने एक ऐसी लाइन बोली कि लोगों ने उसका इंटरप्रिटेशन गलत किया कि धर्म विहीन राजनीति में ज़रूरत है धर्म की। इसका इंटरप्रिटेशन आइडियली क्या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि धर्म एक ड्यूटीफुल चीज़ होती है। जो वर्ड धर्म है उसकी जेनेसिस ये है कि जब हम धर्म वर्ड बोला तो हमारे माइंड में पहले आना चाहिए कर्तव्य, हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं। और ये ड्यूटीज़ कोई रिलीजियस ड्यूटीज़ या कोई कंजर्वेटिव इस टाइप की ड्यूटीज़ नहीं, कि हमारी मोरल ड्यूटीज़ क्या हैं। जैसे मैंने बताया मनुस्मृति के बारे में भी कि गुस्सा नहीं होना है, अपने चित्त को शांत रखना है, और अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है, और अपने मस्तिष्क का जो भगवान ने, जो कुदरत ने हमें दिया है, उसका अच्छा यूज़ करना है और स्टेबल रहना है। तो आर्टिकल 25 में यही चीज़ें बताई गई हैं कि रिलीजन को हम किस तरह से एज अ फंडामेंटल राइट यूज़ कर सकते हैं, और
बिना किसी सिटीजन के राइट्स में इंट्रूड किए बिना हम कैसे उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। दोस्तों, जुडिशरी एग्जाम्स की जब बात करें तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये जो कन्वर्जन कॉन्शियंस की जो मैंने वो टर्म बोली है, मैं दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, दिस क्वेश्चन हैज़ बीन रिपीटेडली आस्क्ड इन स्टेट जुडिशियल एग्जाम्स, स्पेशली इन यूपी एंड दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जेनेसिस पढ़िएगा। मैं दोबारा और बता देता हूँ, कॉन्शियंस कहते हैं एक इंडिविजुअल इंसान की कॉन्शियंस को, और जब हम बात करते हैं कलेक्टिव कॉन्शियंस की, तब बात होती है सोसाइटी की कॉन्शियंस क्या है, सोसाइटी मोरली कैसा सोचती है रिलीजन को लेकर। तो जैसे 16 दिसंबर वाला जो गैंग रेप था, उसमें भी ये कलेक्टिव कॉन्शियंस शैटर हो गई थी सोसाइटी की, तो ये वर्ड वहाँ से भी आया था। तो आर्टिकल 25 का इंटरप्रिटेशन भी काफ़ी एक्सपर्ट्स ने किया था। तो दोस्तों, आर्टिकल 25 में यही है कि आप अपना रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं, और अपने राइट्स को, माइनॉरिटी राइट्स को, जो भी आपके राइट्स हैं, जिस रीजन से भी आप बिलोंग करते हैं, उसको बेसिक तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं बिना किसी के राइट्स को इंटरफेयर करे हुए। आर्टिकल 25 में तो यही है। और अगले वीडियो में हम आर्टिकल 26 और 27 को दोनों को एक साथ पढ़ेंगे और जानेंगे कि उसमें क्या है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर सब्सक्राइब कर दें, और वहाँ पे अपनी क्वेरीज भी पोस्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको विद इन 24 आवर्स रिवर्ट करेगी। थैंक यू।